सर आज बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वह कुवैत जाए, पर आप ये सुझाव दें कि जब एक युवा जब कुवैत आना चाहता है तो वहाँ पे आने से पहले उसको कौन कौन सी तैयारी करके जाना चाहिए। सर कुवैत जाने के बाद में आप पूछो मत, वहाँ का संघर्ष देखा तो लगा कि कहाँ फंस गए। सीधी सी बात, मैं जब फर्स्ट टाइम कुवैत में गया तो मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया मेरी भाषा का। सोशल मीडिया आज लोगों की आवाज़ बन चुका है। वीडियो बनाकर शेयर करने का विचार आपके मन में कैसे आया सर? वहाँ से मेरी लाइफ दौड़नी चली, पर वो पहले के 3 साल का संघर्ष बहुत ही कठिन रहा। आपको मैं बता दूं, मेरे पापा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे जी। ये पेंट का वो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, उनके साथ में मेरे रिश्तेदार काम करते थे, तो मैंने उनके साथ काम किया। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है विनोद जी, कुवैत में रहने वाले एक सफल व्यक्ति, बेहद ही प्रेरणादायक कंटेंट क्रिएटर। वह कुवैत में भारतीयों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने क्या संघर्ष किया, किन चुनौतियों का सामना किया और किस तरह से आप आज सफलता के शिखर पर हैं। इन कहानियों और अनुभवों को वह वीडियो के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं ताकि औरों को सीख और प्रेरणा मिल सके। विनोद जी का सरल और दयालु स्वभाव, लोगों के प्रति उनकी मदद की भावना और समाज के लिए उनका योगदान इन्हीं सभी के दिलों में खास बनाता है। आज हम उनके जीवन, उनके अनुभवों और उनकी प्रेरक कहानियों को जानेंगे, जो निश्चित रूप से हम सभी के लिए सीख और मोटिवेशन का अनमोल स्रोत साबित होगी। सर, आपका इस शो में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, हर बड़े कदम के पीछे एक वजह होती है। कुवैत जाने का निर्णय सर आपने क्यों लिया सर? देखो, कुवैत जाने का निर्णय एक्चुअल में हमारी फैमिली से सब कुवैत में ही है। मेरे फादर, मेरे अंकल और हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है वो कुवैत से ही है। और पढ़ाई के मैंने ड्रॉप करके फिर कुवैत जाने का डिसीज़न लिया। जी, तो मतलब आपकी पूरी फैमिली कुवैत में ही रहती है और वहीं से हमारे जितने भी, जैसे कि मेरे फादर हैं, मेरे अंकल हैं जी, मेरे मामा हैं, यानी परिवार में जितने भी आदमी लोग हैं सभी कुवैत में, ऐसा मान के चलो। तो बचपन से ही लग रहा है जाएंगे कुवैत, जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो कुवैत जाएंगे, ये मानसिकता बैठ गई थी। जी जी, इसीलिए फिर हम लोग कुवैत गए। तो सर, हर नई जगह हम जहाँ जाते हैं वहाँ की अलग ही एक चुनौतियाँ होती हैं। तो कुवैत जाने के बाद आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ और संघर्ष कौन से रहे सर? सर कुवैत जाने के बाद में आप पूछो मत, वहाँ का संघर्ष देखा तो लगा कि कहाँ फंस गए। सीधी सी बात, मैं जब फर्स्ट टाइम कुवैत में गया तो मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया मेरी भाषा का। हम हिंदी के अलावा इंग्लिश तो आती ही नहीं थी, ABCD के अलावा, ऐसा कहो तो चलेगा। वहाँ पे अरबिक है, वहाँ पे हिंदी बोलने वाले बहुत हैं, अपने वागड़े वाले यानी कि वो भी बहुत है, पर जहाँ पे अपन कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश मस्त है। अरबिक नहीं आए तो भी चल जाता, पर इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए इंग्लिश का रहा। बाकी वहाँ पे जो वीज़ा है, वीज़ा के बहुत सारे जो खादिम बोलते हैं, शाउन बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो वीज़ा का भी बहुत इशू रहा मेरे जीवन में। मेरी प्रॉब्लम वीज़ा ही रही फर्स्ट। जी सर। भाषा तो मैंने सीख ली। तो जो शुरुआती जो 3 साल होते हैं ना किसी भी नए व्यक्ति के लिए, वो थोड़े संघर्षपूर्ण रहते हैं। जैसे कि मेरी वीज़ा थी वो खादम की थी, हमने खादम पे फिर लाइसेंस बनवाया। फिर वहाँ से जब वो रूल्स आया तो खादम से शाम हुए। उसके बाद मैंने एक हाइपर मार्केट था, उसमें शेल्फ बॉय का काम किया, जैसे कि वो सामान डालने का, निकालने का। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की शाउन होने के बाद, पर वो उसमें मेरे को 3 साल का समय लग गया जी। अब वहाँ से मेरी लाइफ दौड़नी चली, पर वो पहले के 3 साल का संघर्ष बहुत ही कठिन रहा। आपको मैं बता दूं, मेरे पापा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे जी, ये पेंट का वो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, उनके साथ में मेरे रिश्तेदार काम करते थे, तो मैंने उनके साथ काम किया। एक हार्डवेयर की दुकान थी, तो वहाँ पे मैंने वेयर हाउस में काम किया। मैंने वहाँ पे जैसे कि आरा मशीन आता है ना, उसमें लकड़ी काटने का काम किया। वो टाइल्स लगाने का जो काम आता है ना, वहाँ पे मैं गया, वो बाल्टी में डाल के देने का उसको। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं किया ही। जिप्सम फिटिंग का काम किया मैंने, वो वॉल पेंट का काम किया, यानी कि काम बहुत किया। पर वो जो 3 साल था
वो कहाँ फंस गया ऐसा लग रहा था। बेटर था कि मैं एक बार तो ख्याल आया कि मैं छोड़ दूँ, वापस चला जाऊँ और वहाँ से कुछ करूँगा। फिर सोचा नहीं यार, यहाँ पे आया हूँ तो कुछ तो है इसलिए मैं आया, नहीं तो मैं आप आते भी नहीं। आते ही नहीं। तो ऐसा संघर्षपूर्ण रहा, पर जीवन में संघर्ष के बिना कुछ नहीं है। पर मेरा लक्ष्य था कि आ गया तो कुछ तो करके निकलूंगा ही। नहीं सर, आप आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर सर मतलब जो भी कुवैत आना चाहते हैं तो उनके लिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपन एक सीख कह सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कुवैत में जा रहे हो तो आपको जो भी काम मिले, शुरुआती चुनौतियाँ समझो, संघर्ष समझो, वो आपको करना ही है। जैसे कि आपने 3 साल तक एक संघर्ष किया कि आपने टाइल्स का भी काम किया, जो लकड़ी काटने का आराम मशीन कहते हैं अपने यहाँ वागड़ में, तो वहाँ पे भी काम किया। मतलब जो भी काम मिला वो एक बार तो आपको करना ही है, फिर जाके आपको उसकी सफलता मिलेगी। तो सर आपके इतने बड़े संघर्ष के बाद आप आज एक अच्छे पद पर हैं, तो सर आप आज क्या काम कर रहे हैं सर वहाँ पे? मैं वहाँ पे की अकाउंट हेड हूँ। हमारा जो कंपनी है वो डेयरी कंपनी है, बैरन बेस है। तो वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे हाइपर मार्केट्स हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें मेरा डीलिंग का काम रहता है जी। तो मैं डीलिंग करता हूँ और मार्केट विजिट है, मेरे साथ में जो टीम है उनको किस तरह चलाना, उस तरह का काम। और सेल्स मान लो, सेल्स टारगेट वही है जी। तो सर हर इंसान की डेली रूटीन जो होती है उसकी लाइफ स्टाइल को दिखाती हैं। तो सर कुवैत में आम डेली रूटीन अपना क्या होता है? देखो, सबका अलग अलग टाइम रहता है। जैसे कि मैं मेरी बता सकता हूँ आपको। मेरी रूटीन है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 6 बजे मैं ऑफिस की टेबल पे होता हूँ। और उसके बाद से 6 से 3-4 बजे का जो समय है वो सारा दिन अपना काम में निकल जाता है। और वहाँ पे टाइम कैसे निकलता है वो आप पूछो, फटाफट टाइम निकलता है। और संघर्ष तो वहाँ पे है। अब 4 बजे यहाँ पे उठ के आप बोलोगे तो कौन उठता है? अपने नया जो लड़का आएगा उसको बोलो 4 बजे उठ के जाने का है, बस खत्म। वहाँ पे उसका डिमोटिव हो जाता है, 4 बजे कैसे उठेगा। मैं भी यहाँ पे था 7 बजे 8 बजे उठता था, वहाँ पे गए थे 4 बजे उठना ही। और अपने वागड़ के लगभग जो हैं उनका जो ये बाहर काम करते हैं ऑफिस वालों को छोड़ के, तो उनका रूटीन लगभग ऐसा ही रहता है। सुबह में 4 बजे सुबह उठो, में 4 बजे, और वहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑफिस 8 बजे खुल जाते हैं। 8 o'clock। हाँ, वहाँ पे वो 8 to 9 ऐसे मोस्ट ऑफ। जैसे कि हमारा जो मेरा क्या काम है, मैं सुबह में 6 बजे मेरा वहाँ पे प्रेजेंस रहना जरूरी है, क्योंकि मेरी टीम है वो बाहर निकलती है मार्केट के अंदर। तो मेरे को वहाँ देखने के लिए 6 बजे रहना है। ऑफिस जो है 7 बजे चालू हो जाता है, तो मेरा जो ऑफिस का काम है वो 7 बजे से मेरा चालू हो जाता है। बाकी काम जो है वो मैं 6 बजे वहाँ प्रेजेंस रहता हूँ, कोई जाता है आता है सब देखने के। और मोस्ट ऑफ 4 o'clock उठते हैं अपने वागड़ के लोग। तो सर जैसे कि अपन आपको छुट्टी चाहिए तो सर वो कैसे मिलती है? छुट्टी तो वहाँ पे रूल्स है कि 1 year 30 days कंपनीज के अंदर विथ पे, और कुछ कंपनी टिकट भी देती है। तो छुट्टी का 1 year 30 days रहता है। मतलब एक साल आप वहाँ पे आपको वर्क करना है, फिर 1 मंथ की आपको घर पे आने के लिए छुट्टी मिलती है। और बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती है जो आपको टिकट भी देती है और पे भी करती है उस मंथ की सैलरी। बहुत बढ़िया बात है। नहीं, एज पर लॉ है वो। जो भी कंपनीज हैं बाय लॉ आपको लीव पेड देता है जी। सोशल मीडिया आज लोगों की आवाज़ बन चुका है। वीडियो बनाकर शेयर करने का विचार आपके मन में कैसे आया सर? देखो, ऐसा है कि मेरे को ये चीज़ बहुत लंबे समय से था कि कुछ कुवैत के बारे में डालूं। और जब मैं यहाँ पे आया ना, तो मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ जी जी कि आप कुवैत हो ऐसा मत बोलो। मेरे बेटे ने कहा कि पापा आप कुवैत हो ऐसा नहीं बोलने का। फिर मेरे दिमाग में एक क्लिक आया कि वाई। तो यहाँ का जो बहुत सारे क्या कहना चाहूँ, बहुत नेगेटिविटी फैला दी थी कुवैत के प्रति। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा डालूँ तो कुछ पॉजिटिविटी जाए। और मेरा सोशल मीडिया पे आने का उद्देश्य ये था कि कुवैत से मेरे को देख के अगर 2-4 मेरे से ज़्यादा होनहार युवा खड़े हो जाए और मेरे साथ साथ ये आगे बढ़े, तो मुझे इस उद्देश्य से मैं आया था सोशल मीडिया पर। और वागड़ के लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या संघर्ष है, वो भी दिखेगा। जी जी बिल्कुल। और अपने यहाँ पे जो उनके परिवार वाले वो भी जाने की वास्तव में वहाँ की परिस्थिति क्या है। जी बिल्कुल सर। अपन यहाँ से फ़ोन करते हैं घर वाले के आईफोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वहाँ पे भेज देते, इजीली भेज देते हैं। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए भेज देता है, पर उसके पीछे का संघर्ष कौन देखेगा? सही बात है सर। सर आप भारतीय व्यापारियों का
प्रमोशन करते हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है कि कुवैत में जाकर भी वहाँ की जो व्यापारी हैं वो अपने भारतीय हैं उनका प्रमोशन करना एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कि कुवैत में दुकान होटल आदि का प्रमोशन आप क्या करते हो और इसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है सर? देखो, मेरा मकसद ये है कि मैं वागड़ को प्रमोट करना, अपने लोकल जो हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने वागड़ के लगभग मुझे 100% श्योर नहीं है पर 60-70 हज़ार लोग तो होंगे। हाँ। ज़्यादा हो सकते हैं पर होंगे, ऐसा मेरा अनुभव है, क्योंकि इंडियन पब्लिक वहाँ पे 10 लाख के आसपास है ऑल ओवर इंडिया। जी। और फिर मैंने वागड़ी में इसलिए बनाया कि वागड़ के लोगों तक कंटेंट जाए। जी। मेरा मकसद यही था कि अपना वागड़ी है, वागड़ के साथ कनेक्ट हो सकता है कि जॉब्स भी अपने वागड़ के लोगों को आसपास मिलती रहे, तो वागड़ को प्रमोट करने की उद्देश्य से मैंने वागड़ी में वीडियो बनाई। जी। सर, आज बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वह कुवैत जाए, पर आप ये सुझाव दें कि जब एक युवा जब कुवैत आना चाहता है तो वहाँ पे आने से पहले उसको कौन कौन सी तैयारी करके जाना चाहिए? देखो, वहाँ पे अगर मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि वहाँ विदेश का ख्याल जब तक मन में नहीं लाना चाहिए, जब तक यहाँ पे आप जैसे कि क्या बोले कि हाँ यार अब नहीं हो रहा है और मेरी पारिवारिक मजबूरी है, मुझे जाना चाहिए तो ही जाने का। जी। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आना है तो आप कुछ बन के आइए, जैसे कि कोई स्किल यानी कुछ न ऐसा काम जो परफेक्ट हो। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन हो तो इलेक्ट्रिक का काम 100% आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके सीख लेंगे, वहाँ जैसे कि हम लोग गए, हमको कुछ नहीं आता था, इसलिए हमने आपको बताया मैंने कि मैंने कहाँ से शुरुआत की, क्या की, और मैं इस पद पे कैसे पहुँचा, वो टाइम कितना लगा। जी बिल्कुल। तो अगर जैसे कि कोई लाइट का काम जान रहा है तो उसको तुरंत लाइट का काम वहाँ मिल जाएगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा पर मिल जाएगा। ऐसा ही है जैसे कि कंप्यूटर का नॉलेज है, आजकल तो कंप्यूटर नॉर्मल हो गया, ऐसे ही खेलते खेलते बच्चे सीख रहे, पर उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। और अभी तो एआई आ गया, तो मेरे को लगता है कि आगे आने वाला ज़माना एआई का है। अभी जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं वो एआई और ये टेक्नोलॉजी के बारे में जाएंगे तो अच्छे स्कोप हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी किसी भी एक काम में जो आपको अच्छा आता है उसमें क्या बोलते हैं, पारंगत हो जाइए एक काम। किसी भी एक काम में आपको लगता है कि मेरे में ये एबिलिटी है तो उसमें पारंगत हो जाइए, जीवन में कभी अनसक्सेस नहीं होंगे। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई युवा कुवैत में आना चाहता है, तो जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करके आया है, इंजीनियरिंग का कोई अच्छा एक्सपर्ट बन गया है, अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बन गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन बताया आपने, उसमें मतलब एक चीज में अपन को पारंगत होना है बस, तो वो वहाँ पे एक सक्सेस हो सकता है कि उसको 6 या 7 महीने संघर्ष करना पड़े, लेकिन उसके हिसाब से ढूंढने पर उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। सर बहुत बढ़िया। सर अपन देखते हैं कि दूर से, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ कुवैत में, जैसे कि बाय प्लेन आप अहमदाबाद या उदयपुर से जा रहे हैं, तो विदेश की ज़िंदगी चमकदार दिखती है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, वास्तविकता वहाँ की कुछ और है। तो कुवैत में रहने और काम करने वालों के लिए आम संघर्ष क्या होता है, वो संघर्ष जो वो घर पे कभी नहीं बताते हैं? सर देखो, मैं औरों का तो नहीं, मेरा खुद का ही अनुभव बता रहा हूँ। चमकदार लाइफ तो है यहाँ पे, जैसे कि कुवैत से आता है आदमी, आईफोन हाथ में होता है, घड़ी अच्छी सी, चैन वगैरह, वो लोगों को दिखता है और वास्तव में वो मेहनत करके ही कमाता है। जी सर। पर उसके पीछे का जो संघर्ष है, उसकी उदासी, परिवार की याद, और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जब अटेंड ही नहीं कर पाता। किसी की बहन की शादी है, भाई की शादी है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है आपको बताऊँ? जैसे कि अब अपना वाकड़ी में गए दीवावा था कि दिवाळीनो से टाइम रह के हर विदेशी ने ई दाड़ा भारे रेम को साल है, क्योंकि हर दिन त्यौहार आते ही रहते हैं, तो उस टाइम पे जो पीरियड होता है उसमें उदासी तो रहती है। तो ये चीज़ें हैं जो अपने परिवार को शायद नहीं मालूम रहती। और सर वहाँ का संघर्ष भी बहुत रहता है? सर संघर्ष तो बहुत है, काम का स्ट्रेस रहता है, एक अलग देश है, अलग एनवायरनमेंट है, कोई किसी की सुनता नहीं है, जैसे कि पारिवारिक। और अच्छा एक बात बताओ, मैं मेरा खुद का देखूँ कि आपका देखूँगा वहाँ पर, मैं हो सकता है उतना आपका हेल्प भी कर दूंगा, पर मैं काम पे जाऊंगा आऊँगा, आपको भी काम ढूंढना है तो आपको निकलना पड़ेगा। मैं ट्राई कर सकता हूँ और खुद को निकलना ही, खुद को ही निकलना। वहाँ की गर्मी सबसे वहाँ पे 8 महीना गर्मी रहती है, 4 महीना ठंड इतनी रहती है कि पूछो मत, 2 ही मौसम है उधर। जी। हर पिता अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है सर। विदेश में परिवार के लिए काम करने वाले पिता के प्रति सही आभार क्या होना चाहिए उसके परिवार का,
या उसका बेटे का कह सकते हैं, क्योंकि वो जो पिता रहता है वो कुवैत में अपने परिवार के लिए अपने पूरी जीवन ख़त्म कर देता है। आज तक अपन हम जो देख रहे हैं, फिर वो जब आता है तो उनकी एज पूरी हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे वो कहीं घूमने के लिए या फिर कहीं वो कुछ काम करने के लिए नहीं, बस उनका एक रेस्ट ही उनका रहता है। तो वास्तविक में परिवार के प्रति या बेटे का क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखो, ऐसे तो भले अपना पिता पिता होता है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और जी। जिनके जिनके पिताजी नहीं हैं उनको इस चीज़ का बहुत ही अनुभव रहता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके फादर बाहर विदेश में हैं और घर लौटते हैं तो उनका इज्जत सम्मान कीजिए और उनकी सेवा बराबर कीजिए, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष आपके लिए किया है वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि सर अपन भी जैसे कि अभी सर पहले हम इन संघर्ष को नहीं देख सकते थे, लेकिन आज अपने वागड़ में भी सर बहुत, जैसे कि आप भी हमेशा जहाँ पे भी जाते हो तो वहाँ पे जो व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि गाड़ी के नीचे जाके वो गाड़ी रिपेयरिंग कर रहे हैं, बड़े मतलब 25-25 इमारत जो बन रही हैं उन पे कलर ऑयल पेंट का काम कर रहे हो, तो पहले इन संघर्षों को हम नहीं देख सकते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं वो संघर्ष आज हम भी घर पे बैठ के देख रहे हैं। तो सर ये वास्तव में जब हमारे पिता आते हैं तो उनका सही में अपन को सम्मान करना चाहिए। सर घर से दूर रहकर अपनों की याद तो सर बहुत आती है, जैसे कि आपने अभी बताया। तो जब आप लंबे समय तक कुवैत में रहते हैं तब परिवार की याद किस तरह महसूस होती है और अनुभव कैसा रहता है सर? देखो, ऐसी चीज़ों को शब्दों में बयां नहीं कर सकते क्योंकि ये पेनफुल है जी। क्योंकि याद तो आपको हमेशा रहती है। आपको घर की चिंता हमेशा रहती है कि बच्चे क्या क्या कर रहे होंगे, किधर हैं, क्या है। तो ये चीज़ें होती है, पर समय के साथ में आदमी आदी हो जाता है। आदि का मतलब यानी कि क्या बोले, जैसे कि वो लंबे समय तक रहना चालू करता है फिर उसका माइंड ऐसा सेट हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो सर साथी मुश्किल में हो तो मदद बहुत मायने रखती है। जब किसी साथी के साथ कुवैत में कोई समस्या या कठिनाई हो जाती है तो उन्हें किस तरह मदद या सहायता मिलती है? देखो, ऐसे यूजुअली अब अगर कोई बीमार है या किसी की प्रॉब्लम है तो हम यूनिटी के साथ में उसके साथ खड़े रहते हैं। दुख में वहाँ पे अपने वागड़ वाले से ही बहुत अच्छे हैं, वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं जी। ये मैंने देखा है। और हमारी कम्युनिटी में तो आप जानते ही हैं कि कुछ भी हो जाता है तो हम साथ में खड़े रहते हैं। और हम क्या कि बैचलर लोग साथ ही रहते हैं, तो बीमारी के टाइम पे किसी को हॉस्पिटल लेके जाना हो, ये हो, तो वो उस टाइम पे हमेशा अवेलेबल रहता है, कोई न कोई उसका साथ में रहता ही है। जी सर, विदेश में भारतीयों की छवि भी अलग होती है, तो कुवैत में भारतीय लोगों को किस नज़र से देखा जाता है? देखो, अपने भारतीयों को वहाँ पे हिंदी बोलते हैं, जैसे कि पहला हिंदुस्तान था उसी से ये शब्द हिंदी बना हो। जी जी। तो वहाँ के लोग अपने भारतीय को इंडिया ऐसे संबोधित नहीं करते हैं, वो बोलते हैं हिंदी। और हमेशा हिंदी ज़ैन बोलते हैं, यानी कि हिंदी बहुत अच्छा है जी। हिंदी नफर ज़ैन, ये स्लोगन रहता है उधर, यानी कि भारतीयों की बहुत इज्जत है वहाँ पे, ऐसा नहीं। सर कुवैत में जो रहते हैं वो और उनके परिवार में सर एक आईफोन का अपन हमने यहाँ का अगर कल्चर देखे तो आईफोन का एक अलग ही क्रेज चलता है, और ये भी मानते हैं कि कुवैत में आईफोन सस्ते मिल जाते हैं, तो इसकी क्या वास्तविकता है सर? देखो, वहाँ पे टैक्स नहीं है, पहली बात। नया आईफोन लोगे तो वहाँ पे 0 टैक्स है, तो टैक्स बेनिफिट मिलता है जी। और यूज्ड फ़ोन वहाँ पे काफ़ी अच्छे और नीट एंड क्लीन मिल जाते हैं। तो ये बात सच है कि वहाँ पे सस्ते मिलते हैं। सर कोई भी जैसे कि फैमिली में रहता है कि बहुत सारे जैसे कि वॉचेस हो गई, अपने कंबल हो गए, तो वो लोग वहाँ पे मंगवाते थे और अब भी प्रिपेयर करते हैं कि हम कुवैत से आएगी तो चीज़ अच्छी आएगी, तो सर इसमें कितना वो सच है सर? देखो, पहले अपने यहाँ पे नहीं मिलती थी, बड़ी सिटियों में तो वो मिल जाती थी, पर अपने लोग कहाँ बड़ी सिटी में जाते, वहाँ से वो लोग लेके आते थे जी। पर आजकल तो ग्लोबल मार्केट है। मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कुवैत से वो वजन रोक के इधर लेके, यहाँ पे भी उसी क्वालिटी में मिल जाता है। उसी क्वालिटी में वही है, क्योंकि मार्केट ग्लोबल हो गया ना जी। तो मैं प्रिपेयर नहीं, हाँ मैं खाली हाथ आ रहे ले आए वो अलग बात है, बट लाना ये मेरे समझ से मारो। सर वहाँ पे खबूस बहुत चलता है, तो सर उसका क्या सर रहता है? खबूस जो है वो रोटी है, जैसे कि अपन उसको रोटी ही मानो, तो वो वहाँ पे वो लोग खबूस बोलते हैं। तो ये क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने खबूस सब्सिडाइज फूड है,
और उसकी जो प्राइस है वो निर्धारित है, वो कभी नहीं बढ़ती है। उसका उद्देश्य ये रहता है वहाँ के जो वहाँ पे किंग फैमिली का, कि मेरा जो है कुवैत में कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। वहाँ पे खबूस और ये सैंडविच, उसकी प्राइस बरसों से फिक्स है। मेरे जहाँ मैं 16-17 साल से हूँ, उससे पहले भी यही थी, आज भी यही है। उनका यही उद्देश्य है कि कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। मतलब 16 साल से खबूस की वही प्राइस है जो आज भी हाँ, वही वो है। पहले से ही यही है। अच्छा, तो मतलब वो वहाँ की सरकार या अपन जहाँ के किंग अपन कह सकते हैं, तो उनका ये फिक्स है कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, उसके हिसाब से उसकी रेट फिक्स बिल्कुल करके रखती है। तो सर वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है अपने, वो कुवैती दिनार, मतलब जिसको अपन केडी कहते केडी बोलते हैं। और कुवैत दुनिया की नंबर 1 करेंसी है। हैं? जी। आज उसकी एक दिनार की वैल्यू एक 280 है। 280। बढ़ती अप एंड डाउन होती रहती है। जी जी। तो सर आपने जो वागड़ी में कंटेंट बनाया, तो वो कुवैत में बैठ के सर आपने सबसे पहले वागड़ी का कंटेंट किसका देखा था सर? देखो, सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे एक कंटेंट देखा था, ये राहुल सूत्रधार, शायद उनका यूट्यूब पे एक जी, आया जी। था बारात वाला सीन। तो एक तो उनका, और फिर फर्स्ट उसके बाद ये अरविंद भाई साहब का। अरविंद आहारी। हाँ, और उसके बाद तो अपने वागड़ में जैसे कि ऋतिक है, मोयल भाई हैं, और ये के ब्रदर्स, जी और अभी ये नीलम, और ये हमारे जो हैं, अभी बहुत सारे कंटेंट हैं। पर शुरुआत में ये 4-5 लोगों को कंटेंट हम लोग देखते थे उधर। पर आज तो देखो, अब अगर से बहुत सारे प्रतिभाशाली क्रिएटर हैं। जी। सर अपने वागड़ में भी सर जो छोटे छोटे बच्चे जैसे कि एक सनातनी त्रिशा है, तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है, और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं सर स्कूल में या फिर, तो वो भी सर एक बहुत ही अच्छी हैं। और अपने अरविंद भाई का नाम बताया सर, ऐसे बहुत ही प्रतिभाएं हैं, और सर आप जैसे लोगों से वो प्रेरित होकर अपना पूरा कंटेंट बना रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है हम उनसे प्रेरित होकर बना रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि अपने वागड़ के कम से कम 40-50 हज़ार लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। पर आज आपको पूरा वागड़ जानता है विनोद कुमार प्रजापति के नाम से। तो सर आपकी जो शुरुआत हुई, तो सबसे पहले आपकी वो शुरुआत जो भी हुई थी वो कहाँ से हुई थी सर? हम वहाँ पे एक कोई टावर में घूमने गए थे, मेरे साथ में अपने बरबुद्दीन के कमलेश जी, ये गजेंद्र, दो मेरे मासी का लड़का है, वो मेरा मित्र है। तो हम लोग गए थे, हम ऐसे ही शूट करके लेके आए थे। तो फिर बाद में हमने उसको वॉइस ओवर करके मैंने डाल दिया। तो वो लोगों को पसंद आया। फिर हम एक दिन वो लुलू में एक मार्केट था, वो सुकराज करके, जी जी, तो मैंने कुवैत का मेला यूँ करके डाल दिया। तो वो 2 चीज़ें हमारी क्या चल पड़ी, तो हमने सोचा कि चलो अब बनाते हैं जी। पर उस समय क्या एडिटिंग ये वो चीज़ें नहीं आती थी। तो सर आपने जैसे कि बताया कि आपको वो एडिटिंग नहीं आती थी, तो सर आपने फिर वो कैसे सीखा? मैंने एक इंस्टाग्राम पे अपने एक लड़की थी, वागड़ की बहू ऐसे करके वो कंटेंट बनाते थे देसी ब्लॉग। तो मैंने उनको मैसेज किया था कि ये आप कैसे करते हो। तो उन्होंने मेरे को वो पूरा मैसेज करके भेजा था। उनका नाम किरण करके है, बांसवाड़ा साइड के हैं। जी जी जी। और फिर बाकी धीरे धीरे मैं जैसे कंटेंट बनाता गया, उसके बाद में मेरा फर्स्ट कनेक्शन हुआ अपने राहुल भाई सूत्रधर जी। ये राहुल जी ने मेरे को बहुत बताया कि भाई आप बनाओ, उन्होंने मोटिवेट भी किया। और उसके बाद में हमारे के ब्रदर्स दोनों भाई, जी जी, वो लोग भी मेरे साथ में टच में शुरुआती दौर में रहे। जी जी। तो बताया उन लोगों ने, और उनको देख के भी मेरे को क्या कि वो क्या करते कैसे करते, तो मैं धीरे धीरे सीख गया। जी जी बिल्कुल। सर आप हमेशा जैसे कि आप जब का आपका वहाँ पे हॉलीडे रहता है, तो आप अपने जो वागड़ी कंटेनर हैं उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं घूमने चले गए, और फिर आप जो एक कॉमेडी जैसे वीडियो बनाते हैं कि भाई टिकट तो तू देगा ने, वहाँ पे घूमने आप ले जाओगे, तो ये भी सर एक बहुत अच्छा था। तो सर आपको कुवैत में भी आपको वागड़ी कंटेनर कौन कौन है सर अपने वहाँ पे? कुवैत में एक तो खेमराज है अभी फिलहाल, और 2-3 और लोग भी अभी आ रहे हैं। संदीप भाई करके है, एक विनोद करके है, तो वो लोग बना रहे हैं। तो मैं भी उनके साथ में ही रहता हूँ, तो मैं बोलता रहता हूँ कि बनाइए आप भी, थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। वहाँ की लाइफ बहुत बोरिंग है। जी जी, इतनी बोरिंग है कि आप पूछोगे कहाँ फंस गया, पर बोरिंग में भी थोड़ा सा मजा करना जरूरी है, बिल्कुल हंसी मजाक जरूरी है। सर अपन एक रैपिड फायर का सेशन है। सर इंस्पिरेशन हर किसी की लाइफ में ज़रूरी होता है, तो आपके लिए सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति कौन है आपके जीवन में? मेरे पापा, इज माई हीरो जी। हर शहर में कुछ खास जगह दिल के करीब होती है, तो कुवैत में आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है?
मैं कुवैत में अपना जो सी साइड है के वहाँ पे मैं सुबह में कभी कभी 4 बजे चला जाता हूँ और वही मेरी पसंदीदा जगह है। सर आपका जो कंटेंट अपन डालते हैं तो लोगों के कमेंट्स ही हमारा असली मोटिवेशन होता है। जब उनके अपन कमेंट्स देखते हैं तो अपन को और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि अपन कुछ और अच्छा नया उनके सामने रखें। तो सबसे यादगार कमेंट या फीडबैक कौन सा रहा आज तक? देखो, मेरे जो कंटेंट है उसमें बहुत सारे लोगों को मोटिवेटिव कमेंट्स आते हैं जी तो मैं पर्टिकुलर किसी एक के बारे में अभी नहीं बताता क्योंकि बहुत सारे हैं और बहुत लोगों ने मोटिवेट किया कि कीप कंटिन्यू ऐसे करके, तो इसीलिए एक को कहना अभी शायद मुनासिब नहीं होता। जी सर, कुछ पल हमेशा यादों में बस जाते हैं, जैसे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो हमें हमेशा यादों में बस जाती हैं। तो कुवैत में सबसे यादगार अनुभव कौन सा रहा आज तक? देखो, ऐसे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पल हैं जो यादगार रहते हैं। दोस्तों के साथ हम कभी कभी घूमने जाते हैं जी, तो ऐसे ही पल यादगार है। ऐसे उधर कोई ऐसा कुछ खास नहीं है जो हम कर पाए, पर ये जो हमारे जो क्लासमेट है, अभी मेरे जितने भी क्लासमेट मेरे दोस्त सब उधर ही है जी, तो वो मिलना वही यादगार है, बाकी कुछ नहीं है। जी, अभी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे मैं आया हूँ, मेरे सभी दोस्त उधर है, तो दोस्तों के साथ रहना ही यादगार पल है, बाकी ऐसा कुछ भी खास नहीं है। जी। सर, छुट्टियां हर किसी के लिए खास होती हैं, चाहे बच्चा हो या बड़े हो। तो छुट्टियों में आप सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? आराम, घूमना या वीडियो बनाना? पहले तो मैं छुट्टियों में हम सोने का काम करते थे क्योंकि एक ही दिन मिलता था रेस्ट, पर अभी थोड़ा चेंज हो गया। हम लोग फ्राइडे के दिन हमारी छुट्टी रहती है तो हमारे एक दो कंटेंट क्रिएटर भी हैं तो जी। साथ में देखिए एक दो वीडियो बना लें, ऐसे ही हमारी भावना रहती है। जी, तो मतलब वहाँ की जो झलक है वो आप वागड़ तक वीडियो के माध्यम से भेजते हैं। सर, अपने इंडिया में जो खाना मिलता है जैसे फेस्टिवल पे, तो सर वहाँ पे भी आप सारी चीज़ें वो करते हैं? जी बिल्कुल, आप वहाँ पे हर इंडियन फूड मिल जाता है आजकल। ऐसा नहीं है कि वहाँ का खाने में आपको कोई परेशानी होगी। इवन अपने वागड़ के ये कड़ी चावल तक मिलते हैं वहाँ पे, मैंने अपने एक वीडियोस के माध्यम से बताया भी है, तो वहाँ पे फूड का कोई इशू नहीं है। नहीं, मतलब आप जैसे कि यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, होली, दीपावली या नवरात्रि है, तो यहाँ पे जैसे कि अपन जैसे कि दिवाली आ गई तो अपन घर पे मिठाई है या फिर लड्डू बाटी है ऐसा कुछ बनाते हैं, तो सर वहाँ पे भी आप? जी, हम लोग बिल्कुल हमारे रूम में एक व्यक्ति खाना बनाता ही है और त्यौहार के दिन सब साथ मिलके यही भोजन जो घर में बनता है, लड्डू बाटी, ये सब हर चीज़ डिश हम लोग साथ में मिलके रूम पे ही बनाते हैं। जी, तो सर वहाँ पे सर रहने का कैसे सिस्टम, क्या सिस्टम रहता है? देखो, वहाँ पे जो बैचलर हैं वो जैसे कि एक फ्लैट में हम लोग रहते हैं तो रूम के हिसाब से, बैचलर लोग जैसे यहाँ पे अपने स्कूल लाइफ में कैसे रहते हैं, कॉलेज में जाते हैं जहाँ 4-5 बंदे साथ में रहते हैं, वैसा ही उधर भी वही सिस्टम है। सर, आपने एक छोटे से निवेदन पे आप आए सर इस शो में। सर हमें बहुत अच्छा लगा और सर आपका दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुवैत की वास्तविकता को लोगों तक पहुंचाने के लिए सर आप यहाँ पे आए और आपने वहाँ की वास्तविकता क्या है वो आपने सर बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरे को यहाँ पे बुलाया। मैं तो आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ और आप भी जो ये वागड़ की प्रतिभाओं को आपने एक मंच दिया है, जी, जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि क्या है कि यहाँ पे जो अपने आसपास जो हो रहा है वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि इनका चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है जिसको हम लोग मेंशन करेंगे, तो प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे इनको सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनका मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच।